नमस्कार, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारा विशेष कार्यक्रम है जो शोध और रिसर्च के क्षेत्र में, शोध और रिसर्च में कि क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या कुछ चुनौतियां हैं भारत में, इसके बारे में हम बात करेंगे। और बात करने के लिए आज हमारे पास है दो विशेष मेहमान जिनका 40 साल का लगभग एक्सपीरियंस है। प्रोफेसर हरीश कुमार हैं और साथ में हमारे साथ में दूसरे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सुनील हैं। दोनों का लगभग 40 साल का है शोध के या रिसर्च के क्षेत्र में मैं कहूँ तो अनुभव है। सर, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले प्रोफेसर हरीश, मेरा आपसे सवाल ये आता है कि भारत में है शोध या रिसर्च के क्षेत्र में आप कहाँ देखते हैं भारत को शोध या रिसर्च के क्षेत्र में? शोध और रिसर्च के क्षेत्र में भारत काफ़ी आगे बढ़ गया है। अगर हम क्वालिटी रिसर्च पब्लिकेशन की बात करें तो भारत का पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे स्थान है। और नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का 7वां स्थान है पूरे विश्व के अंदर जी। और इसी तरह अगर बात करें कोविड महामारी के दौरान भारत ने रिकॉर्ड समय में कोवैक्सीन और कोविशील्ड बना के, जो इसका श्रेय जो है भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को जाता है कि जिन्होंने रिकॉर्ड टाइम में इन वैक्सीन को डेवलप करके पूरे विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन किया है। और अगर हम पेटेंट फाइल की बात करें तो पिछले 20-21 साल के अंदर 50,000 से ज़्यादा पेटेंट ये भारत के साइंटिस्टों ने फाइल किए हैं और उसमें 30,000 से ज़्यादा पेटेंट भारतीयों को अवार्ड हुए हैं। तो पिछले 5 साल में इस दिशा में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है पेटेंट फाइलिंग के मामले में। और जहाँ तक ऑक्सीजन डेवलपमेंट की बात है, ऑक्सीजन प्लांट जो भारत ने 800 ऑक्सीजन प्लांट एक साल के अंदर, जब कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन प्लांट की ज़रूरत पड़ी तो रिकॉर्ड टाइम में भारत ने ऑक्सीजन बना के विश्व के सामने एक जो चुनौती थी उसको हमने सोल्व किया है। तो इसी तरह जो बाकी जो क्षेत्र हैं, दूसरे क्षेत्र हैं, रिसर्च के क्षेत्र है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र हैं और डिफरेंट IITs हैं, डिफरेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट की। एक भारत श्रेष्ठ भारत है, उन्नत भारत है, मेक इन इंडिया स्कीम है। इसके तहत भारत ने काफ़ी अच्छा नाम रोशन किया है और विश्व पटल पे भारत काफ़ी आगे चल रहा है। जी 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 सर, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहिए? मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। भारत जो है साइंस के क्षेत्र में काफ़ी आगे तरक्की कर गया है और इसका श्रेय हमारी भारत सरकार को जाता है, जिसमें कि स्टार्टअप को इनकरेज कर रहे हैं वो। जी जी। ठीक है, बेसिक रिसर्च को इनकरेज कर रहे हैं, स्वदेशी रिसर्च को इनकरेज कर रहे हैं वो लोग। तो इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, उसमें ये फील हो रहा है कि स्टूडेंट इनोवेटिव आइडिया को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो जब आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसकी आउटपुट अभी अगले 2-3 सालों में आपको और अच्छी मिलेगी। और आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीम चल रही है, जो कार्यक्रम चलाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा 2-3 साल के बाद। जी जी जी। देखिए, जब डॉक्टर साहब आपको देखिए आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा ने बेस्ट रिसर्चर और बेस्ट इनोवेशन का भी अवार्ड दिया है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आप दोनों के नाम पे काफ़ी पेटेंट हैं, कुछ आप लोगों को अवार्ड हो गए हैं, कुछ के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। तो आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ साथ में देखिए, जब भी हम शोध की रिसर्च की बात करते हैं तो बात आती, क्योंकि पैसे के बगैर है रिसर्च करना संभव नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रयास डालें कि कोई भी विद्यार्थी है वो रिसर्च करना चाहे, चाहे सोशल साइंस में बात करें, साइंस में बात करें, वो कहाँ से किस तरह से पैसा लाए। थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप हमारे जो ऑडियंस है, दर्शक है, उनको बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप दोनों, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे UGC और DST, UGC इंस्पायर फेलोशिप होती है जिसमें बच्चे अपने फेलोशिप ग्रहण करके रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे CUH में भी हमने प्रोविज़न रखा है, जो नॉन नेट जो स्टूडेंट है उनके लिए हम यूनिवर्सिटी फेलोशिप हम देते हैं। उसके अलावा JRF की फेलोशिप होती है। ISC बेंगलोर समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम चलाती है। तो जो समर के दौरान जो छुट्टी के दिनों में बच्चे वहाँ जाके फेलोशिप ग्रहण करके और नई नई रिसर्च जो है वो सीख सकते हैं। इसके अलावा जो अटल इनोवेशन मिशन प्रोग्राम है उसके अंदर इनोवेटिव आइडिया को स्पॉन्सर किया जाता है, भारत सरकार उसमें पैसे देती है। उसके अलावा DST की वुमेन साइंटिस्ट स्कीम है, वुमेन साइंटिस्ट को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उसमें ग्रांट दी जाती है। उसके अलावा जैसे महात्मा गांधी नेशनल रिसर्च फेलोशिप है और प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड है। तो इन सभी फेलोशिप का
पोज स्कॉलरशिप है, हरियाणा पोज स्कॉलरशिप देती है बच्चों को। तो जो मेधावी छात्र हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के जो छात्र हैं, उनके लिए अलग अलग स्कीमें हैं। तो बच्चों को मेन है कि अवेयरनेस की कमी है कि बच्चों को ये पता चले कि इतनी सारी स्कीमें भारत सरकार चला रही है, हरियाणा सरकार मिलकर जो चला रही है, तो उसका वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरह से वो रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उनके लिए उसमें इनोवेटिव आइडिया उनको डेवलप करना पड़ेगा। उस इनोवेटिव आइडिया पे वो मेक इन इंडिया स्कीम के तहत उनको सीड मनी ग्रांट दी जा सकती है, ताकि वो अपना नया रिसर्च और अनुसंधान अपना खुद का सेटअप लगा सके और रिसर्च को आगे बढ़ा सके। जी 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 सर, इस मामले में थोड़ा सा मैं एडअप करना चाहूँगा कि भारत सरकार की अच्छी है फेलोशिप मिल रही है, JRF SRF सब कुछ स्कीम ठीक है, बट जो मैं सोचता हूँ कि इस मामले में इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके उनके प्रोजेक्ट्स को लाया जाए यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, वो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जो फंड देती है दैट इज़ नॉट सफिशेंट, वो धीरे धीरे आता है। बट इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके हम लोग जो है जो रिसर्च की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम लोग जो पेटेंट बना रहे हैं, हम लोग जो इनोवेशन कर रहे हैं, वो इनोवेशन एक्चुअल में मार्केट में जानी चाहिए। जी, आप कुछ ऐसा कह रहे हैं कि जैसे अभी एक एपिसोड आया था किसी चैनल पे शार्क टैंक नाम से, वहाँ पे बहुत से युवाओं को है इस तरह की, तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ बड़ी इंडस्ट्रियों के साथ में कुछ इस तरह का हम ऐप या कुछ टेक्नोलॉजी विकसित करें तो वहाँ से भी हम अच्छी सहायता ले सकते हैं। जी जी जी, अगर देखिए रिसर्च को जो है हम शोध की जब है हम सहायता की बात करते हैं तो रिसर्च या शोध को बेहतर बनाने के लिए ये एक बड़ा ज़रूरी एस्पेक्ट है कि क्वालिटी रिसर्च हो। तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है सर? मैं इसके बारे में आपके सुझाव जानना चाहूँगा। क्वालिटी रिसर्च के मामले में जहाँ तक ये सवाल है, क्वालिटी रिसर्च का बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट में अवेयरनेस और अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा कि आजकल जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है जिस फील्ड के अंदर, उस फील्ड के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें और उस फील्ड के अंदर वो काम करना शुरू करें। तो जो IITs के अंदर जो डिफरेंट जो DRDO है, इसरो है, नाइपर है, NITs हैं, इसके अंदर जो रिसर्च चल रही है और बाहर के जो देशों में जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है उस फील्ड में थोड़ा सा नॉलेज ग्रहण करके और उस फील्ड में अगर वो आगे बढ़ें तो हम हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर हम पब्लिश कर सकते हैं। तो इंडिया का इसमें दूसरा स्थान है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हाई क्वालिटी रिसर्च पब्लिकेशन के मामले में भारत का दूसरा स्थान है। तो हम इसको पहले स्थान की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी स्टूडेंट के अंदर, टीचर्स के अंदर, ताकि वो नए नए फील्ड के अंदर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएं और ताकि हम अच्छे जर्नल के अंदर हाई क्वालिटी इम्पैक्ट के अंदर हम अपने शोध पत्रों को प्रकाशित कर सकें। जी 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 जी, क्वालिटी जो रिसर्च है आपकी उसके कुछ पैरामीटर होते हैं। जी जी, ठीक है, जैसे आप डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पेपर पब्लिश करना है तो उसमें इंटरनेशनल जर्नल जो आपके वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, हम लोगों को पेपर वहीं पब्लिश करने चाहिए। और जो हमारे थीसिस हैं या हमारे जो बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनको भी हमें इंटरनेशनल लेवल तक ही लेके जाना चाहिए। उनको ट्रेनिंग ऐसी दें कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकें। जी 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 जी, वही क्वालिटी रिसर्च को मेंटेन करेगा। अगर हम शोध की या रिसर्च की बात करते हैं तो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं या कुछ हम ऐसी बात करते हैं कि उसका आम जीवन में प्रयोग हो सके, ऐसा रिसर्च है सोशल साइंस की बात करें या साइंस में बहुत कम हो रहा है कि जिसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो। रिसर्च है, शोध है, वो लैब तक सिमट के ना रह जाए या वो विश्वविद्यालयों तक सिमट के न रह जाए, उसका आम आदमी के जीवन में या उसकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए प्रयोग हो, उसका लाभ हो। इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि एक पहलू यह है, मुझे लगता है ये पहलू सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। तो आपने ठीक कहा, जो आजकल जो रिसर्च है वो लैब तक ही सीमित होकर रह गई है। हमें इसको लैब से रिसर्च को बाहर लेके आना पड़ेगा ताकि आम जनमानस तक हम अपनी रिसर्च को बढ़ा सकें, पहुंचा सकें। इसके लिए हमें जो ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा, स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे जो साइंस की जो लेबोरेटरी है उनको मजबूत करने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल में लैब जो प्रैक्टिकल है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। वो थ्योरेटिकल जो रिसर्च है या थ्योरेटिकल जो टीचिंग है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय कि जो लेबोरेटरी रिसर्च है। हमें आउट द बॉक्स से निकल के सोचना पड़ेगा कि कैसे हम अपनी लैब को बाहर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसी हमारी रिसर्च हो कि ताकि आम जनमानस को, जैसे सब स्वच्छ हवा प्रोवाइड करना है, साफ़ पानी सभी को ज़रूरत है, सभी को, क्योंकि आजकल वाटर पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी समस्या है। एयर क्वालिटी इंडेक्स है डे बाई डे डिक्रीज करता जा रहा है। तो कैसे हम साफ़ हवा, साफ़ पानी
और जो गरीब, जो वंचित क्षेत्र है और जो पढ़ने में असमर्थ लोग हैं तो उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो इन सब, जैसे भूखमरी है, बेरोजगारी है, इनके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा कि साइंस में से कैसे योगदान दे सकते हैं, स्मार्ट सिटी कैसे हम बना सकते हैं, अच्छे गांव हम कैसे बना सकते हैं, तो साइंस का इसमें कैसे रोल हो, तो किस तरह के हम प्रैक्टिकलों को ईजाद करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसका प्रोविज़न रखा हुआ है कि हम स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, जो स्किल ओरिएंटेड कोर्स हैं वो हम लेके आएँ कोर्स के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज हो, साइंस के प्रति बच्चों में इंटरेस्ट बढ़े और वो आगे आए और रिसर्च के फील्ड में काम करें। जी 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 सर, आप इसमें हाँ, इसमें मैं एडअप करना चाहूँगा कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो ठीक है, पर उनको लेके उसको प्रैक्टिकल लेके आना, जैसे हम लोग पेटेंट डेवलप कर रहे हैं या कोई टेक्नोलॉजी लैब में डेवलप कर रहे हैं, उसको लोकल पब्लिक के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में कुछ फूड प्रोडक्ट बनाए थे, कुछ इनोवेशन करी, उसको हम लोगों ने अडॉप्टेड गांव और आसपास के 30 गांव की जो लेडीज़ थी उनको हमने ट्रेनिंग दी। जी जी ठीक है, तो उनका ट्रेनिंग से फ़ायदा क्या हुआ कि दे कैन गेट मोर जॉब। जी जी उनको उनकी इकोनॉमी इम्प्रूव होगी। जी, ठीक है, आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हर एक को मतलब नहीं, साइंस पहले आपको लैब में कुछ प्रोडक्ट डेवलप करना है, उसको टेस्ट करना है, उसकी जो है यूटिलिटी देखनी है, देन उसको मार्केट में लेके जाना है। जी 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 तो मार्केट में ले जाने के तरीके हैं कि आप किसी कंपनी से टाई अप करके करो, या आप अगर लोकल आसपास के गांव के लोगों को आप ट्रेनिंग दोगे तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी 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 तो दो जो लैब में जो सीमित रहती है रिसर्च, उस चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू लोकल पीपल। जी आप कह रहे हैं कि अगर हम ट्रेनिंग उपलब्ध कराएंगे तो जो है लैब तक जो प्रयोग सीमित रहते हैं उसको आम आदमी, कॉमन व्यक्ति के लाभ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम देखें तो जो है लोगों का या जो बच्चों का रुझान है वो सोशल साइंस के प्रति ज़्यादा होता है, साइंस और टेक्निक के प्रति है वो रुझान कम होता है। बच्चों में इस प्रकार का रुझान डेवलप हो, विकसित हो, ताकि वो आगे चल के बेहतर है कार्य कर सके, बेहतर शोध कर सके, तो इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? मेरा मानना यह है कि साइंस के फील्ड में भी काफ़ी रिसर्च हुई है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें सोशल साइंस के कंपैरिजन में और साइंस के कंपैरिजन में, तो सोशल साइंस में शोध पत्र ज़्यादा प्रकाशित होते हैं। उसका कारण यह है कि उसमें जो है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ कम होती हैं। रिसर्च फैसिलिटी उनको नहीं चाहिए सोशल साइंस वालों को। हमारे साइंस में लिमिटेशन क्या होती है कि जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसके रिजल्ट्स 3 या 4 महीने में आते हैं और सैंपल बाहर भेजने पड़ते हैं, और 4 महीने बाद हमें पता चलता है कि जो हमने बनाया है प्रोडक्ट वो बाकी बना है कि नहीं बना है। एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेंथी है, और इसमें पैसे की और अच्छी रिसर्च फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छे क्वालिटी रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए हमारा जो फोकस है सारा वो प्रैक्टिकल बेस है। और सोशल साइंस में हम क्या है, लैब की ज़रूरत नहीं है कि हम कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ के विचार करके और नए नए आइडिया को हम पब्लिश कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। एक लाइब्रेरी में बैठ के हम रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, जो साइंस में पॉसिबल नहीं है। तो साइंस में रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए हमें एक्चुअल प्रैक्टिकल परफॉर्म करने पड़ेंगे, लैब में जाके काम करना पड़ेगा, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें पैसों की लागत आती है। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन है साइंस की। तो लेकिन धीरे धीरे भारत जी में आगे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, सीड ग्रांट है, मेक इन इंडिया ग्रांट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत ग्रांट है, और अभी भारत सरकार की स्कीम है कि 20 इंस्टीट्यूट को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बनाएंगे। तो 6 इंस्टीट्यूट को उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, जिसको ग्रांट देके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करके उसमें सारी रिसर्च की फैसिलिटी डेवलप होगी, ताकि ये जो लिमिटेशन आ रही है साइंस के फील्ड में उनको दूर कर सके। और एक और मेरा मानना है कि स्टेट और सेंटर के बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन और तालमेल की कमी है। स्टेट और सेंटर अगर मिलकर काम करें इस मामले में तो हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो रिसर्च फैसिलिटी का जो एक्सचेंज है, आदान प्रदान होना जरूरी है। हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो फैसिलिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी में जो इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी है, उनका साझा करना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनका परस्पर साझा नहीं करेंगे, आदान प्रदान नहीं होगा इन्फॉर्मेशन का, तो जब तक हम वो जनमानस को ये चीज़ें नहीं पहुँचा पाएंगे। तो इन सब चीज़ों में हम काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ताकि भारत का विकास में और ज़्यादा नाम हो। जी 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 इसमें सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चों का जो रुझान है जी जी वो छोटी क्लास से ही शुरू करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट टाइप उनको असाइनमेंट देनी पड़ेगी, ताकि वो प्रोजेक्ट पे काम करें, एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट पे काम करना सीख जाएं। जी 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 हमारे बच्चे किताबें पढ़ते हैं, थ्योरी में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखते नहीं।
इवन कई जगह तो +2 की लैब्स में ऐसे ही करा देते हैं, लैब लगाते नहीं एक्चुअल में। पर उसका तरीका क्या है कि अब बच्चों का अगर रुझान साइंस में करना है, टेक्नोलॉजी में करना है, तो उनको बचपन से मतलब 5th-6th क्लास से आप प्रोजेक्ट टाइप कुछ काम दो, कुछ असाइनमेंट वाला काम दो, ठीक है। और इवन आपके जो BSc के बच्चे हैं या ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, उनको सिर्फ थ्योरी के पेपर पढ़ा के काम नहीं चलेगा, उनको कुछ प्रैक्टिकल वाला काम करवाना पड़ेगा, स्किल बेस्ड काम कराना पड़ेगा, तभी उनका रुझान आएगा और वो लोगों को पता रहेगा कि मेरे पास कोई स्किल है तो फ्यूचर में मैं स्किल को यूज़ कर सकता हूँ कहीं पे। ये बहुत ज़रूरी है जी। देखिए, शोध की, रिसर्च की बात करें तो ज़्यादातर जो शोध होते हैं वो विश्वविद्यालयों में होते हैं या इंडस्ट्री में होते हैं। के लिए जानना यह बहुत ज़रूरी है कि विश्वविद्यालय लेवल पर किस प्रकार के शोध हो रहे हैं और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। सर, आप इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। विश्वविद्यालय जनरली 3 चीज़ों जो मेन पिलर हैं किसी भी विश्वविद्यालय के या रिसर्च इंस्टीट्यूट के, वो 3 होते हैं: टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन। अभी फ़िलहाल जो हो रहा है, विश्वविद्यालय का जो फोकस है मेन टीचिंग के ऊपर है और डिग्री देने पे है, MSc, PhD, MPhil की जो डिग्रियां हैं। रिसर्च पे फोकस डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है। उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है सारा, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग से उन्होंने स्पेसिफाई कर रखे हैं, जैसे IITs हैं, NITs हैं, DRDO है, ISRO है, NDRI इंस्टीट्यूट है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च ज़्यादा फोकस हो गई है और यूनिवर्सिटी में जो है टीचिंग बेस जो है वो और एक्सटेंशन एक्टिविटी है, उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च को बढ़ावा देना पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस रिसर्च पे हो, तो कि ताकि आने वाले टाइम में हम नई नई टेक्निक, नई नई इनोवेशन, नई नई आइडिया लेके आ सके, ताकि विश्व पटल पे हम नंबर 1 की श्रेणी में आ सके। तो इस तरह के हमें प्रयास करने पड़ेंगे कि ताकि जो है, और जो बेरोजगारी है यूनिवर्सिटी लेवल पे जितनी भी पोस्टें खाली हैं टीचिंग फील्ड में, खासकर जो भी पोस्टें खाली हैं उसको जल्दी से जल्दी हमें भरना चाहिए, ताकि बच्चों को सर्वांगीण विकास हो सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छे रिसर्च फील्ड में वो आगे बढ़ सके और उनका मार्गदर्शन एक प्रॉपर तरीके से हो। क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग की अपनी लिमिटेशन है। ऑनलाइन टीचिंग को आप क्लासरूम टीचिंग से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो क्लासरूम टीचिंग के लिए हमारे जो टीचर हैं, सक्षम टीचर जो हैं, वो पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, तो जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। जी जी जी, आप कुछ? हाँ, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो यूनिवर्सिटी की रिसर्च जो है उसमें फंडिंग की कमी है। जी जी। उस फंडिंग की कमी को हम लोग आराम से दूर कर सकते हैं अगर हम इंडस्ट्री से लाइजनिंग कर लें तो। जी जी जी। क्योंकि इंडस्ट्री जो हमारी है इंडिया की, वो रिसर्च पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती, बहुत कम करती है वो। दे ऑलवेज कि बाहर से जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसका हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहीं पर उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें और इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। वो ज़्यादा बेस देगा रिसर्च को इन इंडिया। बाकी फॉरेन में, जापान में आप चले जाओ, किसी और कंट्री में चले जाओ जहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस ही सब कुछ है, वो लोग रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी जी। उनके प्रोडक्ट को ऑलवेज अपडेट करने के लिए दे कीप ऑन डूइंग द रिसर्च। और हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम लोग टेक्नोलॉजी लेते हैं, बाय करते हैं और उसी टेक्नोलॉजी को आगे सेल करते हैं। जी जी जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर की बात से। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, इंडस्ट्री एकेडमिया एक ब्रिज बनाने की ज़रूरत है। तो इंडस्ट्री की हम मैक्सिमम यहाँ पे विजिट कराएं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, ताकि वो यहाँ के आके देखें कि किस तरह की रिसर्च चल रही है, तो वो अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करें, ताकि उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम उसमें काम करें, वो यहाँ पे पैसा लगाएं और हम अपने स्टूडेंट इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं, ताकि उसमें जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, स्किल डेवलप हो बच्चों के अंदर और वो खुद का अपना सेटअप लगा सकते हैं, स्मॉल सेटअप लगा सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट सीड ग्रांट भी देती है। अगर कोई बच्चा अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो गवर्नमेंट की सीड ग्रांट होती है, स्टार्टअप ग्रांट है, मेक इन इंडिया ग्रांट है, उसके तहत वो आवेदन देके बच्चे खुद का अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं, खुद का अपना स्मॉल सेटअप शुरू कर सकते हैं। सर, इसमें सवाल मेरा ये भी आता है कि विद्यार्थी को शोध या रिसर्च के लिए क्या कुछ करना चाहिए या उसका किस तरह का माइंड सेट होना चाहिए ताकि वो बेटर और अच्छा रिसर्च कर सके और देश के विकास में योगदान दे सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्यार्थी को अपना माइंड सेट बदलने की ज़रूरत है। माइंडसेट में अगर हम बात करें तो उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर और एक आत्मविश्वास, उनको पहले अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा, ताकि वो देश के लिए, अपने समाज के लिए वो कुछ कर सके। तो उनमें आत्मविश्वास जगेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, उनका एटीट्यूड में सुधार होगा, तो वो इस दिशा में आगे करेंगे और एक फोकस रिसर्च की तरफ अपने जो
रिसर्च एरिया को फोकस करके करें, एक टारगेट निर्धारित करें कि उन्होंने जीवन में क्या करना है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो रात दिन उसमें काम करते रहें, मेहनत करते रहें। इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की भी ज़रूरत है। हमारे जो सीनियर टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो उनसे मार्गदर्शन लें, और उनके मार्गदर्शन में लेके जो नए नई शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, जिस फील्ड के अंदर भी वो जाना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी इकट्ठा करें और एक अपना टारगेट बना के और उस पर लग जाए और मिशन के रूप में उसको लेके पूरा करने की कोशिश करें। जी 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 जी। इसमें मेरा विचार ये है कि जो बच्चों जो रिसर्च करते हैं उनमें सबसे पहली बात पेशेंस होनी चाहिए जी। पेशेंस बहुत ज़रूरी है रिसर्च के लिए। ठीक है, दे शुड नॉट वर्क के मुझे डिग्री लेनी है। उनको ये होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे आगे कितना काम आएगा। और एक क्योंकि ये रिसर्च जो है इट्स ए काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अगर आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो गया तो आपको बाद में अपने सुपरवाइज़र से बार बार जाके रिसर्च के बारे में गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन बिकम गाइड बाय योर सेल्फ। तो इसमें एक तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, दूसरा जो है बच्चों के पास पूरी फैसिलिटी हो सो दैट दे अच्छी रिसर्च वो कर सकें। देखिए सर, आप लोग काफ़ी अच्छी जानकारी दे रही हैं, लेकिन जब हम शोध की रिसर्च की बात करते हैं तो 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है कि सबसे पहले तो ज़रूरी है कि मैं जो शोध विषय है वो किस प्रकार का शोध विषय का है, कोई भी व्यक्ति है जो रिसर्चर है वो चुनाव करे, और दूसरा है वो किस इंस्टीट्यूट का चुनाव करे। इंस्टीट्यूट से मेरा अभिप्राय है कि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ जाए या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ जाए, और तीसरा महत्वपूर्ण ये है कि वो किसके अंडर रिसर्च करे ताकि उसको बेहतर गाइडेंस मिल सके और वो कुछ है समाज या देश के विकास में योगदान दे सके। तो इसके बारे में आप दोनों हैं, आप दोनों का 40 साल का लगभग एक्सपीरियंस है, आप दोनों इस बारे में कोई सुझाव दे सके ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं कार्यक्रम या जो रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके जीवन में है फायदेमंद या लाभदायक हो सके। इस चीज़ में जो मैं कहना चाहूँगा, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहले तो जो स्टूडेंट है उसको अपने आप में इतना सक्षम बनाना पड़ेगा, जिस फील्ड में भी वो जाना चाहता है उस फील्ड की वो जानकारी इकट्ठा करे। उस फील्ड में जैसे वो MSc MA M.Com करके पहले नेट क्वालिफाई करे। नेट क्वालिफाई अगर वो नहीं करता है तो उसको एक एंट्रेंस देना पड़ता है। अगर रिसर्च के शोध में जाना चाहता है तो यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस उसको फेस करना पड़ेगा। एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद वो फिर एक इंटरव्यू फेस करता है, इंटरव्यू की प्रोसीजर होता है, उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है। लेकिन ये सब चीज़ें करने से पहले उसको अपना टारगेट बनाना पड़ेगा कि किस फील्ड में वो रिसर्च करना चाहता है। जैसे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो केमिस्ट्री मेरा मेजर सब्जेक्ट है, और केमिस्ट्री में भी इसकी बहुत सारी डिसिप्लिन है। तो किस डिसिप्लिन के अंदर उसने शोध करना है और उस डिसिप्लिन के अंदर कौन प्रोफेसर है जो रिसर्चर है वो अच्छा काम कर रहा है, और किस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर वो फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे वो काम कर सकता है। तो इसमें पहले अपने आप को भी सक्षम बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये डायरेक्ट कहीं भी एंट्री नहीं है। कोई भी स्टूडेंट आएगा और उसके डायरेक्ट उसमें एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक प्रोसीजर के तहत उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसका इंटरव्यू फेस होएगा, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा और उसके बाद उसका सिलेक्शन है। मेरा जो मानना है, जो गाइड का जो सिलेक्शन है, जो टॉपिक का जो सिलेक्शन है, उसमें बहुत ओपन और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसमें स्टूडेंट के भी खुली छूट होनी चाहिए कि अपनी मर्जी से सब्जेक्ट का चुनाव कर सके, अपने सुपरवाइज़र का चुनाव कर सके, और जिस इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहता है, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर वो एडमिशन लेना चाहता है, तो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वो वहाँ पे एडमिशन ले, ताकि जो PhD है ये फोर्स से नहीं हो सकती। किसी को जोर ज़बरदस्ती से PhD कराएं, वो काम इसमें नहीं होना चाहिए। और जो गाइड है जो स्टूडेंट को ले रहा है उसकी भी इच्छा उसमें होनी चाहिए कि दोनों में म्यूचुअल, अगर दोनों की इच्छा होगी और इच्छा शक्ति से काम करेंगे तो इसमें जो परिणाम है वो अलग तरह के आएंगे। तो वो पहले आइडेंटिफाई करे कि उसको किस फील्ड के अंदर जाना है, और फिर थोड़ा सा सर्वे करे, मार्केट सर्वे जिसको बोलते हैं। इंस्टीट्यूट के बारे में सर्वे करे, गाइड के बारे में सर्वे करे, गाइड किस फील्ड में काम कर रहा है, उसके रिसर्च पेपर किस फील्ड के अंदर पब्लिश हो रहे, प्रकाशित हो रहे हैं, और उसको किस फील्ड के अंदर जाना है। तो इन सब चीज़ों का चुनाव करने के बाद, ध्यान में रखने के बाद वो आगे बढ़ सकता है। तो इसमें फिर अच्छे परिणाम आने की संभावना है। जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहिए? इसमें क्या है कि जो बच्चा पहले, कोई भी स्टूडेंट है, पहले अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी कर ले, लाइक JRF नेट जो भी है वो पूरा कर ले। PhD के दौरान बच्चे जो वेस्ट करते हैं टाइम तैयारी करने में, वो नहीं करना चाहिए उनको। ताकि वो तुरंत है अपने रिसर्च अपने प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कर सके।
ठीक है जी। आप दोनों ने देखिए इतनी बेहतर जानकारी दी, हमारे जो ऑडियंस है या दर्शक हैं उनके लिए रियल में ये लाभदायक सिद्ध होगी। अगर कोई रिसर्च कार्य करना चाहता है या कोई किसी प्रॉब्लम पे कार्य करना चाहता है तो मुझे लगता है कि ये उसके जीवन में है या उसके आगे बढ़ने में बहुत ही लाभदायक होगी। तो आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और आपने है शोध के क्षेत्र में अवसर और चुनौतियाँ जो हमारा कार्यक्रम था इस पर इतनी बेहतर जानकारी दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप दोनों ने हमें समय दिया। नमस्कार। नमस्कार।